तो आज हम बात कर रहे हैं रिचर्ड मैथेसन के 1971 वाले क्लासिक हॉरर नॉवल की नरक सदन। हिल हाउस। हाँ, हिल हाउस बहुत मशहूर है ये। बिल्कुल। और हमारे पास एक समीक्षा है 30 जुलाई 2025 की, जो इसे हॉन्टेड हाउस जॉनरा का मतलब माउंट एवरेस्ट कहती है। माउंट एवरेस्ट। हाँ, ये सुना मैंने। शर्ली जैक्सन की हिल हाउस से बिल्कुल अलग। है ना। हाँ। हिल हाउस जैसे इशारों में डराती है, Correct. ये तो कहते हैं सीधा गला पकड़ लेती है। बिल्कुल सीधा क्रूर हमला। हाँ। वो मनोवैज्ञानिक डर से ज्यादा फिजिकल और मतलब वायलेंट है। तो चलिए इसी समीक्षा के जरिए देखते हैं कि क्या चीज इसे इतना इतना असरदार बनाती है। कहानी की शुरुआत तो वैसे क्लासिक लगती है। हाँ, एक अमीर आदमी है, रॉल्फ रुडोल्फ डॉयच, मर रहा है और उसे जुनून है ये जानने का कि मौत के बाद जिंदगी है या नहीं। अच्छा। तो वो क्या करता है? वो एक टीम हायर करता है 3 एक्सपर्ट्स की। हाँ। उन्हें भेजना है दुनिया की सबसे बदनाम प्रेतवादित जगह पर। कहाँ? मेन में बिलास्को हाउस, जिसे सब नरक सदन कहते हैं। नरक सदन, नाम ही काफी है। और वहां पहले भी एक जांच हुई थी 1940 में, बुरी तरह फेल। मौत, पागलपन, सुसाइड सब हुआ था। बाप रे, तो इस बार डुएच क्या चाहता है? सबूत। हाँ, सबूत। और वादा है कि जो जिंदा बचकर सबूत लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ओके, तो टीम में कौन कौन है? आपने कहा 3 एक्सपर्ट्स। असल में 4 लोग हो जाते हैं। टीम में 3 एक्सपर्ट्स और एक साथ में। पहला डॉक्टर लियोनेल बैरेट, हाँ, ये तो भौतिक विज्ञानी है ना। जो भूतों को नहीं मानते। बिल्कुल। उनके लिए ये सब बस पुरानी घटनाओं की बची कुची एनर्जी है, रेजिडुअल एनर्जी फील्ड्स। और इन्होंने कोई मशीन भी बनाई है इसे हटाने के लिए। हाँ, एक बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। उनका पूरा भरोसा साइंस पर है कि वो इस घर को साफ कर देंगे। अच्छा, और टीम में दूसरा कौन है? दूसरी है फ्लोरेंस टैनर। ये बिल्कुल उल्टी है, एक मानसिक मीडियम। ओह, तो ये मानती हैं आत्माओं में। हाँ, सच्ची वाली अध्यात्मवादी। उन्हें लगता है घर में एमरिक बिलास्को के सताए हुए लोगों की आत्माएं फंसी हुई हैं। और उनका मिशन क्या है? उन्हें आजाद कराना, प्यार और सहानुभूति से। तो एक तरफ पक्का विज्ञान, दूसरी तरफ पक्का विश्वास। टकराव तो होना ही है। बिल्कुल। तीसरी है एडिथ बैरेट, लियोनेल की पत्नी। वो थोड़ी इमोशनली वल्नरेबल हैं और ये उनका पहला ऐसा अनुभव है। तो वो शायद सबसे ज्यादा खतरे में होंगी। हाँ, कह सकते हैं। और चौथे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन फिशर। फिशर, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। ये वही हैं जो 1940 वाली जांच में अकेले जिंदा बचे थे। फिजिकल मीडियम है ये भी। ओह, तो ये वापस क्यों आए? पैसे के लिए। लेकिन इस बार उनका प्लान बिल्कुल अलग है। क्या प्लान? पूरी तरह निष्क्रिय रहना, पैसिव, कुछ नहीं करना, बस वहां मौजूद रहना। 4 लोग, 4 अलग नजरिए, और वो घर, नरक सदन। क्या होता है जब वो अंदर जाते हैं? घर इंतजार नहीं करता, घुसते ही हमले शुरू, पूरी ताकत से। हमले मतलब कैसे हमले? बहुत पर्सनल और बहुत क्रूर। समीक्षा यही कहती है। वो हर किसी की कमजोरी को टारगेट करता है। जैसे? जैसे लियोनेल की फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसे निशाना बनाता है। एडिट के जो दबे हुए डर हैं, उन्हें को रेतता है। और फ्लोरेंस की उसकी आध्यात्मिक मान्यताओं को। तो घर सबसे पहले किसे पकड़ता है? फ्लोरेंस को। उसे सबसे कमजोर कड़ी समझता है। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं से बात करना चाहती है। हाँ, और क्योंकि उसमें दया बहुत है। घर इसी का फायदा उठाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि घर में बहुत सारी दुखी आत्माएं हैं और उन्हें बचाने का एक ही तरीका है। क्या? कि फ्लोरेंस घर की सारी बुराई को अपने अंदर सोख ले, उसे आत्मसात कर ले। ओ, ये तो खतरनाक है। ये एक जाल था। वो बेचारी फंस जाती है और जब उसे एहसास होता है कि वहां बचाने के लिए कोई कई आत्माएं नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक अकेली दुष्ट शक्ति है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो फ्लोरेंस मारी जाती है। हाँ, बेरहमी से। उसका विश्वास ही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। और विज्ञान का क्या हुआ? डॉक्टर बैरेट और उनकी मशीन? वो भी नाकाम। मशीन कुछ देर के लिए काम करती है, लगता है कि शायद विज्ञान जीत गया, लेकिन वो इकाई लौटाती है और मशीन को तबाह कर देती है और लियोनेल को भी मार डालती है। तो मतलब ना अध्यात्म का माया ना विज्ञान, दोनों फेल। हाँ, दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पर फेल हो गए। तो अब घर में कौन बचा? एडिट और फिशर, वो जो निष्क्रिय रहना चाहते थे। हाँ, सिर्फ एडिट और फिशर। और अब फिशर को अपनी निष्क्रियता छोड़नी पड़ती है, उसे एक्टिव होना ही पड़ता है। तो क्या वो लड़ता है? उसे क्या पता चलता है? उसे घर का असली राज पता चलता है। ये कोई दर्जनों भूत प्रेतों का अड्डा नहीं है। तो फिर? यहाँ सिर्फ एक है, एक अकेली बहुत बहुत ताकतवर जीवित चेतना। किसकी? घर के असली मालिक की।
एमरिक बिलास्को, जिसे द रोरिंग जायंट कहते थे, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मरने के बाद भी उसने अपनी पूरी शख्सियत, अपनी चेतना घर पर छाप दी है। एक आदमी की चेतना पूरे घर पर हावी है। हो, बाप रे। तो फिशर उसे हराता कैसे? फिशर को बिलास्को का एक गहरा राज पता चलता है। कहते थे रोरिंग जाइंट, मतलब गरजने वाला दानव। लेकिन असल में क्या? असल में बिलास्को का कद बहुत छोटा था और वो लंबा दिखने के लिए अपने कटे हुए पैरों पर नकली प्रोस्थेटिक पैर लगवाता था। क्या बात है। ये पता चलने से क्या हुआ? ये जानकारी एक साइकोलॉजिकल हथियार बन जाती है। फिशर मानसिक तौर पर बिलास्को का सामना करता है, उसे उसकी सच्चाई बताकर, उसके इस छोटेपन का ताना मारकर उसे चैलेंज करता है। दिमागी लड़ाई। बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक हमला बिलास्को की जो शक्ति थी, उसका जो मानसिक प्रोजेक्शन था, उसे तोड़ देता है, उसे कमजोर कर देता है। और फिर फिशर लियोनेल की जो टूटी हुई मशीन थी, उसके बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करता है और उस कमजोर पड़ी चेतना को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वाह, तो आखिर में फिशर और एडिथ बच निकलते हैं। हाँ, सिर्फ वही दो। ये कहानी तो सच में बहुत इंटेंस है और इसका असर भी काफी रहा है ना, मतलब हॉरर जॉनर पर। यकीनन बहुत गहरा असर। स्टीवन किंग ने भी माना है कि इसने उन्हें द शाइनिंग लिखने के लिए इंस्पायर किया। अच्छा, द शाइनिंग पर भी इसका असर है। हाँ, और इसने ना हॉरर में साइकोलॉजिकल और यहाँ तक कि सेक्सुअल थीम्स को भी आगे बढ़ाया। और जो ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाला सब जॉनर है, उसे भी इसने काफी मजबूत किया। और इस पर फिल्म भी बनी थी शायद 1973 में। हाँ, बनी थी, और उसका स्क्रीन प्ले भी मैथेसन ने खुद ही लिखा था। तो संक्षेप में कहें तो नरक सदन सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं है। ये इंसानी बुराई, हमारे अपने डर और शायद विश्वास और विज्ञान की सीमाओं का एक बहुत ही निर्मम एक्सप्लोरेशन है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी कमजोरियां ही हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं, और कैसे कभी-कभी न तो प्योर साइंस काम आता है, न प्योर फेथ। समीक्षा में एक लाइन बहुत सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? वो घर को वास्तव में अपूर्णीय रूप से दुष्ट कहते हैं, इरिडीमेबली इविल, और बिलास्को को शुद्ध मानवीय बुराई की एक विलक्षण शक्ति जिसे अलौकिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। हाँ, कि क्या कोई जगह या उस जगह से जुड़ी किसी इंसान की चेतना सचमुच इतनी बुरी हो सकती है, इतनी कि उसे ना विज्ञान समझा पाए, ना कोई आध्यात्मिक तरीका उसे ठीक कर पाए। मतलब बुराई की भी कोई ऐसी हद है जो किसी भी सफाई या मुक्ति से परे हो? सही बात है। वो सीमा क्या है, ये सवाल ये नॉवेल हमारे लिए छोड़ जाता है। रियल टॉक। अगर आपको मजा पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। तो बात यह है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आगे बढ़ो और उस लाइक बटन को स्मैश करो। सीरियसली, इसमें आपकी टीवी रिमोट ढूंढने से भी कम टाइम लगता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे आप कभी मिस नहीं करोगे जब हम और कूल स्टफ डालेंगे। ये एक सीक्रेट क्लब ज्वाइन करने जैसा है।